वन वेलकम टू द फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट। जेएसएससी का एग्ज़ाम हो और विलियम शेक्सपियर के बारे में ना पढ़ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जेएसएससी के ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम्स में विलियम शेक्सपियर को पूछा ही जाता है। सच वाज अ पर्सनैलिटी विलियम शेक्सपियर। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। द टेम्पेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, The Tempest is a play in 5 acts. It was written by William Shakespeare. ठीक है, ये एक कॉमेडी है। दूसरा चीज़ कि ये एक कॉमेडी है। कॉमेडी क्या होता है? ठीक, एक प्रकार का प्ले है जिसमें आपको कॉमिक एलिमेंट्स रहता है। ये ट्रेजेडी के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इसका जो इसका जो लास्ट होता है, एंडिंग होता है, वो मतलब कि हास्य के साथ ख़त्म होता है, मतलब हंसते हंसते ख़त्म होता है। मतलब कि बहुत ही कॉमिक अंदाज में इसका लास्ट कहने का मतलब कि सबका एक अच्छा सुखद मतलब कि एंडिंग होता है, उसको हम लोग कॉमेडी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। 5 एक्ट्स में है। इसमें एक लास्ट में एपिलॉग भी लिखा हुआ है। एपिलॉग होता है कि लास्ट में जो ऐड किया जाता है, एपिलॉग बोला जाता है। तो 5 एक्ट्स एंड 1 एपिलॉग में ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1611 में लिखा गया था और फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 में इसको पब्लिश करवाया गया था। फर्स्ट फोलियो क्या था? फर्स्ट फोलियो मतलब कि विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क्स को, सारे जो भी प्लेस थे, ठीक है, उनके वर्क्स को एक मतलब कि एक जगह कंपाइल करके पब्लिश किया गया था, जिसको कि फर्स्ट फोलियो बोला जाता था। ठीक है, और वो फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था। ठीक है, उसी में ये प्ले जो है द टेम्पेस्ट भी पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो में। तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, ये स्टोरी है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोस्पेरो। यहाँ पे एक कैरेक्टर है प्रोस्पेरो, जो कि ड्यूक मिलान एक जगह है जहाँ का ड्यूक रहता है। हु हैज़ बीन एग्जाइल मतलब उसको जंगल में मतलब कि वनवास के लिए भेज दिया जाता है। यूजिंग हिज मैजिकल पावर्स, प्रोस्पेरो क्रिएट्स अ स्टॉर्म दैट शिपरेक्स हिज इनेमीज। ठीक है, वो एक अपने मैजिकल पावर्स के यूज करके एक स्टॉर्म क्रिएट कर देता है। फ्रेंड, यहाँ पे याद रखना चाहिए कि द टेम्पेस्ट, यहाँ पे जो टेम्पेस्ट है उसका मीनिंग ये होता है कि बहुत ही पावरफुल स्टॉर्म यानी कि आंधी। ठीक है, तूफान, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पावरफुल अपने मैजिक पावर का यूज करके वो शिप मतलब कि एक बहुत ही शिपरेक मतलब होता है कि जहाज जो होता है वो जब डुबा दिया जाता है या डूब जाता है या लूट लिया जाता है तो उसको शिपरेक बोलते हैं, है ना। तो जो प्रोस्पेरो अपने मैजिक पावर्स के थ्रू से शिपरेक करवाता है अपने इमेज का। ठीक है, जिसमें से उसका एक ब्रदर भी रहता है एंटोनियो, है ना। उसको भी वो मतलब कि शिपरेक करवा देता है और इधर उधर भटका देता है। ये उसी का स्टोरी है। ठीक है, इन दिस प्ले शेक्सपियर आल्सो यूज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। इस प्ले में शेक्सपियर ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भी यूज किया। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मतलब कि बियॉन्ड नेचर होते हैं, जिनका पावर जो है वो मतलब कि हम ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा होता है। ठीक है, थोड़ा गॉडली या कह सकते हैं डेमोनिक पावर होता है, उसको हम लोग सुपर नेचुरल एलिमेंट्स बोल सकते हैं। इसी प्ले में शेक्सपियर ने प्ले विद इन प्ले टेक्निक का भी यूज किया है। अब ये प्ले विद इन प्ले क्या होता है कि प्ले के अंदर ही प्ले, स्टोरी के अंदर ही स्टोरी। जैसे अगर कोई मूवी में हम लोग देख रहे होते हैं, मूवी में बोला जाता है अरे ऐसा नहीं होता है, ये तो रियल लाइफ में होता है, फिल्मों में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो फिल्मों में होता है। जबकि हम लोग फिल्म ही देख रहे होते हैं, लेकिन फिल्म में क्या कर रहा है कि ऐसा फिल्मों में होता है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, प्ले विद इन अ प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ये टेक्निक का यूज यहाँ पे इन्होंने किया है। याद रखना है कि हैमलेट एक प्ले है, उसमें भी शेक्सपियर ने प्ले विद इन प्ले का मतलब की टेक्निक जो है वो यूज किया था। ठीक है, यहाँ आई होप कि ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा द टेम्पेस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि द टेम्पेस्ट है वो 5 एक्ट्स एन एपिलॉग में लिखा गया है। 1623 में पब्लिश हुआ था, 1611 में लिखा गया था। ठीक है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज हुआ था, प्ले विद इन प्ले टेक्निक का भी यूज किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में जितना बोला जाए वह उतना ही कम है। ठीक है, सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है वो कहीं कहीं पे 23 अप्रैल लिखता है। ठीक है, बट 26 अप्रैल माना जाता है। 26 अप्रैल 1556 टू 23 अप्रैल 1616 तक इनका पूरा टाइम मतलब कि टाइम पीरियड था। यहाँ से यहाँ तक मतलब कि यहाँ पे उनका बर्थ है और ये उनका डेथ का टाइम है। ठीक है, उनका जो बर्थ है
ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इंग्लिश लिटरेचर हैव एवर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, वो इतने मतलब कि उनके इतना महान प्लेराइट शायद ही इंग्लिश लिटरेचर में रहा हो। ठीक है, उनका जो बर्थ है वो मतलब कि एवोन शहर में होता है, इंग्लैंड के एवोन शहर में होता है, इसलिए उनको बार्ड ऑफ एवोन भी बोला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उनके जो पेरेंट्स थे वो बूचर फैमिली में थे। कहीं कहीं पे आपको विकीपीडिया में आपको मिलेगा ग्लोब मेकर मिलेगा। ठीक है, ग्लव्स बनाने वाले पेरेंट्स के यहाँ पे होता है, बट एक बुक में मैंने पढ़ा था बूचर फैमिली, तो याद रखना कि हिज फादर वाज ए बूचर, मतलब कि जो कत्ल खाना में जो काम कर रहा है। ठीक है, शेक्सपियर वाज अनेबल टू कंटिन्यू हिज higher education due to his poor background, economical background. He was unable to continue his higher education. He often called England's national poet and bard of Avon. ठीक है, इंग्लैंड के नेशनल पोएट भी बोला जाता है और बार्ड ऑफ एवन, जैसा कि आप लोग को बताएं कि ये एवन जगह का नाम है और उस जगह में इनका बर्थ हुआ था, इसके वजह से इनको बार्ड ऑफ एवन भी बोला जाता था। ठीक है, ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए एक्टर। अपना करियर उन्होंने एज एन एक्टर मतलब कि शुरू किया था। 39 प्लेज, 154 सेनेट्स एंड 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स उन्होंने अपने पूरे टाइम पीरियड में लिखा था। ठीक है, पूरे मतलब कि अपने जो भी उनका राइटिंग करियर था, अपने पूरे करियर में उन्होंने 39 प्लेज, 155 सोनेट्स एंड 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स को लिखा था। ठीक है, इस 39 मतलब इन 39 प्लेज में जो इम्पोर्टेंट जो प्लेज है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ट्रेजेडीज का अगर बात करें तो सबसे पहले है जूलियस सीजर है, हेमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर, मैकबेथ। ठीक है, इसको याद रखना है HOKM। ठीक है, हेमलेट, ओथेलो, ये मतलब कि हायरार्किकल ऑर्डर में है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। मतलब पहला था जूलियस सीजर, उसके बाद हेमलेट, उसके बाद ओथेलो, उसके बाद किंग लियर, उसके बाद मैकबेथ। ठीक है, उसी तरह में कॉमेडीज का अगर बात करें तो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, द कॉमेडी ऑफ एरर, एज यू लाइक इट, ये सारे उनके कॉमेडीज है जो भी कि बहुत ही फेमस थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, बट मैंने यहाँ पे बहुत ही मतलब कि लिमिटेड वर्क्स को मेंशन किया हुआ है। अगर बात करें हिस्टोरिकल प्लेज का तो उन्होंने हेनरी 5, रिचर्ड 3, हेनरी 5 पार्ट 1 ETC, ये सारे उनके हिस्टोरिकल प्लेज हुआ करते थे जिनमें उन्होंने हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने देखा कि थोड़ा सा देखा सबसे पहले कि द टेम्पेस्ट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने ब्रीफ लाइफ स्केच ऑफ विलियम शेक्सपियर को देखा, उसके बाद हमने उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को पढ़ा। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि विलियम शेक्सपियर मतलब कि जो जिस एज से बिलोंग करते थे उस एज का नाम था एलिजाबेथन पीरियड। याद रखिएगा ये चीज़, इंग्लिश लिटरेचर में एजेज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि एलिजाबेथन पीरियड से वो बिलोंग करते थे। एलिजाबेथ क्योंकि उस टाइम क्वीन थी इंग्लैंड की, जब विलियम शेक्सपियर जब थे इंग्लैंड में, तो उस टाइम एलिजाबेथ 1 क्वीन थी। ठीक है, तो इसीलिए एलिजाबेथन पीरियड नाम रखा गया है। याद रखिएगा कि 1607 में जैसे इंग्लैंड से मतलब कि पहला वो एम्बेसडर आया था ना इंग्लैंड इंडिया में, तो उसी टाइम पीरियड में कौन था वहाँ पे, एलिजाबेथ थी। ठीक है, 1600 में याद रखना है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था, तो वहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं कि उस टाइम एलिजाबेथ थी। तो एलिजाबेथन पीरियड इसीलिए नाम रखा गया है और शेक्सपियर के टाइम को एलिजाबेथन पीरियड बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, मे भी कि एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्ले पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले अब आते हैं कि एनालिसिस ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर्स का बात करते हैं। तो कैरेक्टर्स इसमें कौन थे, प्रोस्पेरो पहला कैरेक्टर है। ये मिलान जो जगह है, ठीक है, उस जगह का मतलब कि ड्यूक हुआ करता था। मिरांडा उसकी बेटी का नाम है। एरियल, ठीक है, एक स्पिरिट है। ठीक है, सुपर नेचुरल कैरेक्टर है। ये प्रोस्पेरो के अंडर में रहती है। प्रोस्पेरो उसको कैप्चर करके रखता है। ठीक है, और अपने विशेष को पूरा करवाता है एरियल के थ्रू से। सुपर नेचुरल पावर एक जिन टाइप का कह सकते हैं, लेकिन एरियल मतलब कि हमेशा फीमेल होती है। ठीक है, तो ये उस टाइप का कैरेक्टर है ना। नेक्स्ट है, उसके बाद हम लोग है कैलिबन है, सर्वेंट ऑफ प्रोस्पेरो एंड सेवेज मॉन्स्टर। ये कैलिबन मतलब कि उसका सर्वेंट रहता है प्रोस्पेरो का। फिर है अलोंसो, किंग ऑफ नेपल्स है। फिर सेबास्टियन है, अलोंसो ब्रदर है, अलोंसो का ब्रदर है सेबास्टियन। उसके बाद एंटोनियो, एंटोनियो कौन था, प्रोस्पेरो का भाई था। ठीक है, जिन इसी ने मतलब कि ट्रेचरी किया था, मतलब कि इसके साथ
मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही यू कैन से कि धोखाधड़ी किया था। उसके बाद फर्डिनेंड अलोंसो का सन फर्डिनांड है। उसके बाद है गोंजालो। ये सब जो हैं वो ये सब तो माइनर कैरेक्टर, गोंजालो, फर्डिनांड, फ्रांसिस्को, ये सारे जो मतलब कि कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही माइनर कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं सिनॉप्सिस ऑफ द प्ले। स्टोरी क्या है इस प्ले का। ठीक है, तो सबसे पहले जब स्टार्ट होता है प्ले, जब स्टार्ट होता है तो इट 12 ईयर्स बिफोर द एक्शन प्ले। ठीक है, यहाँ पे 12 साल पहले क्या होता है कि प्रोस्पेरो जो है वो, जो कि मिलान का शहर का ड्यूक हुआ करता था। ही वॉज अनसर्व्ड बाय हिज ट्रेचरस ब्रदर अंटोनियो। अंटोनियो के द्वारा उसके साथ मतलब कि बदसलूकी किया जाता है, उसके साथ मतलब कि धोखाधड़ी किया जाता है। और धोखाधड़ी करके क्या होता है कि उसका जो प्रॉपर्टी था, ठीक है, यानी कि प्रोस्पेरो का जो प्रॉपर्टी था उसको हड़प लिया जाता है। ठीक है, एडेड बाय अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स। और इसके साथ एंटोनियो का साथ कौन दे रहा है यहाँ पे, अलोंसो दे रहा है। ठीक है, स्केपिंग बाय बोट विथ हिज इन्फेंट डॉटर मिरांडा। मिरांडा के साथ मतलब कि वो स्केप कर गया, वहाँ से चला गया। कौन, प्रोस्पेरो चला गया। प्रोस्पेरो हैड फ्लेड टू एन आइलैंड वेयर he had been living ever since, using his magical power to keep his islands only inhabitant। ठीक है, अपने मैजिकल पावर्स का यूज करके वो एक आइलैंड में अपने आप को बसा लेता है। वहाँ पे कैलिबियन नाम का एक आदमी है, उसको स्लेव बनाता है। एंड लोकल स्पिरिट एरियल एज ए सर्वेंट, और एरियल को सर्वेंट बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब कि क्लियर है। पहले क्या था, प्रोस्पेरो है एक भाई, मतलब कि एक आदमी है जो कि ड्यूक हुआ करता था, उसको कौन, उसका भाई जो है एंटोनियो, मतलब कि उसका प्रॉपर्टी हड़प लेता है उसके साथ धोखा करके, और उसको वहाँ से एग्जाइल में भेज देता है। ठीक है, एग्जाइल में आकर के ये अपना नया मतलब कि आइलैंड में अपना जगह बना लिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। व्हेन द शिप कैरिंग हिज ब्रदर एंटोनियो पासेस नियर बाय, प्रोस्पेरो कंज्यूर्स अप अ स्टॉर्म यूजिंग द हेल्प ऑफ एरियल एंड शिप इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जब उसका भाई, एक बार का बात है, जब उसका भाई एंटोनियो, ठीक है, उसके आइलैंड के पास से गुजर रहा था, तो प्रोस्पेरो क्या करता है कि अपने एरियल मतलब अपने सुपर पावर्स का यूज करके, एरियल का यूज करके उसके शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस शिप से एंटोनियो गुजर रहा होता है उसके शिप को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एंटोनियो इज शिप रेक्ड, उसका शिप को मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लूट लिया जाता है। अलॉन्ग विद अलोंसो फर्डिनेंड टू द थ्रोन सेबास्टियन। उसके साथ साथ कौन था, फर्डिनेंड था, जो कि अलोंसो के बाद उस थ्रोन का मतलब कि राजगद्दी का मालिक होने वाला था। सेबास्टियन जो कि अलोंसो का भाई है। गोंजालो प्रोस्पेरो का ट्रस्टवर्दी मिनिस्टर है। एड्रियन एंड अदर कोर्ट मेंबर, उसके साथ मतलब कि कौन, अलोंसो के साथ ये लोग भी उस शिप में थे। ठीक है, एंटोनियो के साथ उस शिप में कौन कौन थे, अलोंसो था, फर्डिनेंड था, सेबास्टियन था, गोंजेलो था और अर्डिनेंट था। ठीक है, इसके अलावा और भी कोर्ट मेंबर्स थे, है ना, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करता है, प्रोस्पेरो इज डिटरमाइंड टू रिगेन हिज ड्यूकडम। ठीक है, वो अपने ड्यूकडम को, जो उसका ड्यूकडम छीन लिया गया, यानी कि जो राजगद्दी छीन लिया गया है उसको वो वापस लेना चाहता है। यूजिंग मैजिक ही सेपरेट्स द शिपरेक। वो शिपरेक जो उसमें मतलब कि जो इस शिपरेक में जितने मेंबर्स थे उसको उन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह पे भेज दिया, मतलब अपने मैजिक का यूज करके अलग अलग जगह भेज दिया। सर्वाइवर्स इंटू ग्रुप ऑफ वन आइलैंड। फर्डिनेंड हु इज फाउंड बाय प्रोस्पेरो। फर्डिनेंड कौन था, उसका बेटा, यानी कि एंटोनियो का बेटा, जो कि किसके द्वारा पाल लिया जाता है, प्रोस्पेरो के द्वारा। एंड मिरांडा, प्रोस्पेरो एंड मिरांडा इसको फाइंड कर लेता है। इट इज प्रोस्पेरो प्लान टू इनकरेज रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन फर्डिनेंड एंड मिरांडा। दे डू फॉल इन लव। वो चाहता ही था, प्रोस्पेरो ऐसा चाहता ही था कि जो मेरी बेटी है मिरांडा, वो इसके साथ फर्डिनेंड के साथ मतलब कि फॉल इन लव हो जाए, प्यार में पड़ जाए। और क्योंकि ये उसका प्लान था कि हमको किसी भी तरह से ड्यूकडम वापस करना है, तो उसको जानता था कि अगर इससे प्यार, क्योंकि फर्डिनेंड जो था वो होने वाला मतलब कि ड्यूक था, तो उससे शादी होगा तो जाहिर सी बात है कि ड्यूकडम वापस आ जाएगा। तो दैट्स वाई ही प्लान्ड सच। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिंकॉलो द किंग्स जेस्टर, किंग का जो जेस्टर था ट्रिंकुलो, एंड स्टीफेनो द किंग्स ड्रंकन बटलर हु वेर फाउंड बाय कैलिबन। दीज थ्री विल रेज एन अनसक्सेसफुल कॉप अगेंस्ट प्रोस्पेरो। ये तीनों जो हैं, ठीक है, कौन कौन, किंग का जो जेस्टर था, ठीक है, बटलर था,
निकोलो था कैलेबियन के साथ मिलकर। कैलेबियन कौन था? उसका नौकर था जिसको स्लेव बनाया हुआ था। कौन? प्रोस्पेरो, जिसको स्लेव बनाया हुआ था। ये लोकल इनहेबिटेंट था, उसको स्लेव बना करके रखा था। तो उसके साथ प्लान करता है कि हम इसको मतलब कि प्रोस्पेरो को मारने का प्लान करता है। ठीक है, अब आगे, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन कॉन्स्पायर्स टू क्लिक अलोंसो एंड गोंजालो सो सेबेस्टियन कैन बिकम किंग। ठीक है, एंटोनियो और सेबेस्टियन, ठीक है, एंटोनियो और सेबेस्टियन अलोंसो एंड गोंजालो, ठीक है, को मारने का प्लान करता है। ठीक है, ताकि वो सेबेस्टियन जो है वो आराम से राजा बन सके। एट प्रोस्पेरोज कमांड एरियल थ्रॉट्स दिस कॉन्स्पेरेसी, लेकिन प्रोस्पेरो के वजह से, ठीक है, ये एरियल जो क्या करती है, एरियल चूँकि उसका ऊपर कोई भी कहना मानती थी, तो एरियल उसके सारे प्लान को तहस नहस कर देती है। लेटर एरियल इन द गाइज ऑफ अ हार्पी कन्फर्ट्स द थ्री नॉवेल्स एंटोनियो, अलोंसो एंड सेबेस्टियन। वो बाद में उसको कंफर्टेबल, थोड़ा सा कंफर्ट भी करती है, कॉजिंग दैम टू फ्ली इन द गिल्ट ऑफ देयर क्राइम्स अगेंस्ट प्रोस्पेरो एंड ईच अदर, और एक दूसरे को रिपेंट करने का मौका भी देती है। नाउ प्रोस्पेरो इंटेंडेड्स दैट मिरांडा, नाउ एज्ड 15, विल मैरी फर्डिनेंड। ठीक है, अब प्रोस्पेरो ऐसा चाहता है कि जो उसकी बेटी मिरांडा, जिसका एज अब 15 ईयर्स हो गया है, वो फर्डिनेंड से शादी कर ले। एंड ही इंस्ट्रक्ट्स एरियल टू ब्रिंग्स सम अदर स्पिरिट्स एंड प्रोड्यूस ए मास्क। ठीक है, वो एरियल को बोलती है कि कुछ और भी, मतलब कि अगर स्पिरिट्स है तो उसको सबको बुला लो, और एक मास्क यहाँ पे, मतलब कि एक कह सकते हैं कि एक स्टेज टाइप का बनाने के लिए। द मास्क विल फ्यूचर क्लासिकल गॉडेस जूनो, सीजर एंड आयरिस, और उस मास्क में सारे लोग जीनो, सेरिस एंड आयरिस आते हैं। एंड इन लोग को क्यों बुलाया जाता है? ताकि ये दोनों का जब शादी हो, फर्डिनेंड और मिरांडा का, तो ये लोग सब गॉड और गॉडेसेस जो है वो ब्लेस कर सके। ठीक है, और इसके मैरिज फंक्शन को सेलिब्रेट कर सके। द मास्क विल आल्सो इंस्ट्रक्ट द यंग कपल ऑन मैरिज। ठीक है, इस यंग कपल को शादी के लिए, शादी में मतलब कि ब्लेस कर सके, इसलिए उन लोग को भी बुलाया जाता है। प्रोस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू डील विद द नॉवेल्स प्लॉट। कैलिबन, ट्रकिलो एंड स्टेफनो आर क्लैश्ड ऑफ इनटू द स्वैम्प्स बाय गॉब्लिन्स एंड शेप ऑफ हाउंड्स। प्रोस्पेरो भोज दैट वंस ही अचीव हिज गोल्स ही विल सेट एरियल फ्री। ठीक है, प्रोस्पेरो ऐसा बोलता है कि अगर वो एक बार, मतलब कि उसको उसके सारी जो विशेष है वो अगर पूरे हो जाएंगे तो वो एरियल को फ्री कर देगा। एरियल ब्रिंग्स ऑन अलोंसो, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। प्रोस्पेरो फॉरगिव्स ऑल थ्री। ठीक है, प्रोस्पेरो सबको माफ़ कर देता है। एंड फॉर्मर टाइटल ड्यूक ऑफ मिलान इज रिस्टोर, और इस प्रकार से प्रोस्पेरो जो है वो मिलान शहर का फिर से ड्यूक बन जाता है। एरियल फेचेज द सेलर्स फ्रॉम द शिप एंड देन कैलिबियन, ट्रंकलो एंड स्टैफेरो। कैलिबियन सीमिंगली फिल्ड विथ रिग्रेट प्रोमिसेस टू बी गुड। ठीक है, कैलिबियन बाद में बोलता है कि मैं मतलब कि वो भी अपना गलती को रिपेंट करता है। ठीक है, और प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है स्टेफनो एंड ट्रिकुलो आर रिडिकुल एंड सेंट अवे ही सेम बाय प्रोस्पेरोस। ठीक है, उन लोग को स्टेफनो और ट्रैकुलो को बहुत ही ज़्यादा रेडिक्यूल किया जाता है और वापस भेज दिया जाता है प्रोस्पेरो के द्वारा। बिफोर द रीयूनाइटेड ग्रुप ऑल द नोवेल कैरेक्टर्स प्लस मिरांडा एंड प्रोस्पेरो लीव द आइलैंड। सारे यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से फिर उस आइलैंड को फिर छोड़ करके चले जाते हैं। एरियल इंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड गुड वेदर टू गाइड द किंग्स शिप बैक टू द रॉयल फ्लीट। ठीक है, एरियल को गाइड किया जाता है कि वो मतलब कि वेदर को अच्छा कर दे ताकि इनका जो शिप है वो अच्छे से वापस जा सके। एंड आफ्टर दिस एरियल इज सेट फ्री, और इसके बाद एरियल को फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन एन एपिलॉग प्रोस्पेरो रिक्वेस्ट दैट द ऑडियंस सेट हिम फ्री विद देयर अप्लॉज। ठीक है, और एपिलॉग में क्या करता है वो प्रोस्पेरो ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता है कि इसको फ्री कर दे, मतलब कि ऑडियंस मतलब ये सारे मतलब प्ले करने के लिए उसको फ्री कर दो, और इस प्रकार से ये जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में वीडियोज़ को, तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, अब बात करते हैं अगर थीम्स का, तो इसका जो मेजर थीम है वो पावर एंड कंट्रोल है। दूसरा थीम है कॉलोनियलिज्म का। ठीक है, तीसरा थीम है बिट्रेयल एंड रिवेंज, और चौथा थीम है फॉरगिवनेस एंड रिडेम्पशन। चलिए एक एक करके
शॉर्ट में इन लोग को डिस्कस करते हैं। पहला चीज़ है पावर एंड कंट्रोल, ठीक है। तो पावर एंड कंट्रोल जो है प्ले में स्टार्टिंग से ही दिख रहा है, ठीक है। सब मतलब कि जो उसका भाई है, प्रोस्पेरो का जो भाई है, वो पावर की वजह से ही मतलब कि उसको मतलब कि ट्रेचरी करता है अपने भाई के साथ और उसको एग्जाइल में भेज देता है, ठीक है। सिमिलरली ये जो प्रोस्पेरो है वो भी अपने पावर को रिगेन करना चाहता है, रीस्टैब्लिश करना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया पावर एंड कंट्रोल का। दूसरा कॉलोनियलिज्म का भी इसमें कॉन्सेप्ट है द टेम्पेस्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रोस्पेरो है जब अपने न्यू आइलैंड में जाता है तो वहाँ का जो मतलब कि जो इनहेबिटेंट था, जैसे एरियल को बना लेता है, स्लेव बनाता है, फिर कैलिबन को वहाँ पे अपना स्लेव बनाता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि कॉलोनियलिज्म का भी थीम निकल करके आता है इस प्ले में, ठीक है। क्योंकि अलग जगह के जा कर के अपना कॉलोनी बसाता है, वहाँ पे अपना मतलब कि सारा मतलब कि अपना पावर इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। चलिए बात है, अब आगे आते हैं बिट्रेयल और रिवेंज का। यहाँ पे ये जो प्ले है पूरी तरह से बिट्रेयल और रिवेंज पे बेस्ड है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो प्रोस्पेरो का जो भाई है वो मतलब कि रिवेंज लेना चाहता है, फिर बाद में मतलब कि रियलाइज होता है कि नहीं, ही वाज रॉन्ग, तो बाद में फिर रिपेंट भी करता है, ठीक है। और मतलब क्या होता है, प्रोस्पेरो जो है एंटोनियो को मतलब प्रोस्पेरो का जो भाई है एंटोनियो, वो उसके साथ ट्रेचरी भी करता है। तो ये कह सकते हैं कि बिट्रेयल एक तरफ का रिवेंज ही कह सकते हैं, या फिर सॉरी बिट्रेयल ही है, ठीक है। अब आगे आते हैं फॉरगिवनेस एंड रिडेम्पशन का। लास्टली इस प्ले में देखिए, चूँकि एक कॉमिक प्ले है तो एंडिंग जो है वो हैप्पी होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। तो इसीलिए लास्ट में यहाँ पे क्या गया कि सब एक दूसरे को माफ़ कर देता है और एक मतलब कि कह सकते हैं कि रिडेम्पशन में चला जाता है, रियलाइज करता है अपने मिस्टेक्स को और अपने मिस्टेक्स पे रिपेंट भी करता है। तो फॉरगिवनेस और रिडेम्पशन का थीम भी निकल करके आता है इस प्ले में। तो ये थे मेजर थीम्स कुछ इस प्ले का, ठीक है। आई होप कि ये मतलब कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।